हेलो बच्चों, वेलकम टू पांडे एकेडमी। हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे थे, चैप्टर धातु और अधातु। चैप्टर 3 धातु और अधातु, इसका हम लोग ऑलरेडी 4 लेक्चर देख चुके हैं। 4 इसका पार्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज ये इसका 5th और फाइनल पार्ट है, यानी कि इस चैप्टर को आज हम लोग पूरी तरह से कंप्लीटली खत्म करेंगे। और इसके साथ ही हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, उसमें प्रवेश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बस इस लेक्चर में आज ही पूरा धातु और धातु वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही हम लोगों ने वो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू का किया स्टार्ट, तो वो भी अभी उसमें फर्स्ट चैप्टर का हम लोगों ने किया है, उसको भी देखना है, ठीक है। उसी के बाद फिर हम लोग सेकंड चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे, पीवाईक्यू, फिर इसमें थर्ड वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो एक अलग चलता रहेगा सीरीज। आज इसको हम लोग देखते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ा था, ये सब हो गया है। लास्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे, अच्छा ये मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पे लेक्चर का पीडीएफ यहाँ मिलता है, और उससे रिलेटेड और भी जो मतलब वीडियो से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जो बोर्ड वाला पीडीएफ हो यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो, उसको स्कैन करके और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि मेटल और नॉन मेटल किस तरह से आपस में रिएक्ट करते हैं, उससे आयनिक कंपाउंड का निर्माण हो रहा था, आयनिक यौगिक का निर्माण हो रहा था। फिर आयनिक यौगिक का गुण वगैरह देखे थे। फिर हम लोग देखे थे कि खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है। तो खनिज क्या हुआ कि कोई भी जो तत्व या यौगिक धरती के भूपर्वटी पे प्राकृतिक अवस्था में, नेचुरल स्टेट में मौजूद है, प्राकृतिक अवस्था में कोई भी चीज जो मौजूद है वो क्या हो गया, खनिज। और वैसा खनिज जिससे कि धातु का प्राप्त करना क्या हो, लाभकारी हो, यानी प्रॉफिटेबल हो। वैसा खनिज जिससे हम लोग धातु प्राप्त करें तो हमको बेनिफिट हो, फायदा हो, लाभकारी हो, तो उसको क्या बोल रहे थे, अयस्क। साथ में उसमें क्या बोल रहे थे कि सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, परंतु सभी जो खनिज है वो अयस्क नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग देख चुके थे पिछले लेक्चर में। फिर उसके बाद था कि अयस्क में जो विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां थी, बहुत तरह की उसमें इम्प्योरिटीज पाई जाती है। तो उस तरह की इम्प्योरिटी जो अवांछित अशुद्धियां, उसको हम लोग कहते हैं गैंग। उसको क्या कहते हैं, गैंग। वो हम लोग देखे थे। और फिर देखे थे जो हमारा इस टॉपिक का जो मेन सब्जेक्ट है, जिसमें पढ़ना है हम लोग को, कि धातु का निष्कर्षण, की मेटल का हम लोग किस तरह से अयस्क से मेटल निकालते हैं, किस तरह से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, धातु का निष्कर्षण, ठीक है। अब जो धातु का निष्कर्षण है उसका कुछ प्रोसेस होता है, कि मान लो कि हमको मेटल से प्राप्त करना है धातु, तो उसका क्या होगा, कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अयस्क लेते हैं, और लिए, ठीक है। अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले क्या लिए, अयस्क लिए। उसके बाद जो अयस्क है, जो हम लोग और प्राप्त किए हैं, उसका करते हैं अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण क्या होता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। या इसको ऐसे समझ लो कि अयस्क से जो अशुद्धि वगैरह हटा रहे हैं, अयस्क का, अयस्क से जो भी उसका गैंग है, जो अवांछित अशुद्धि है जिसको हम लोग को नहीं चाहिए, जो उसको रिमूव कर रहे हैं, तो वही अयस्क से रिमूव करने का जो प्रोसेस कहलाता है अयस्क का सांद्रण, या उसको कहा जाता है एक और शब्द उसके लिए है, वो समृद्धिकरण। समृद्धिकरण, यानी अयस्क का सांद्रण या फिर समृद्धिकरण क्या कहलाता है, अयस्क से अशुद्धि निकालने का जो तरीका है उसी को कहा जाता है अयस्क का सांद्रण या फिर समृद्धिकरण, ठीक है। उसको हटा दो, फिर उसका जब वो टॉपिक देखेंगे तो उसके बारे में दोबारा लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग जनरली जो मेटल है उसका ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, मेटल का ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, धातु के ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। तो जैसे मान लो अयस्क हमारा सल्फाइड अयस्क हो सकता है, कार्बोनेट अयस्क हो सकता है, क्लोराइड अयस्क हो सकता है। तो कोई भी अयस्क हुआ, पहले अयस्क को लिए, अयस्क का सांद्रण किए, सांद्रण के बाद उसको उसके
धातु के ऑक्साइड में कन्वर्ट किए, और जब धातु के ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट कर दिए तो उसके बाद एक प्रोसेस होता है, उससे ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाना। ऑक्साइड से क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन को हटाने को क्या बोलते हैं हम लोग, अपचयन, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे इसको रिडक्शन। यानी कि जो धातु का ऑक्साइड प्राप्त हुआ उसका क्या करेंगे हम लोग, अपचयन करेंगे, यानी उसका रिडक्शन करेंगे। उसके रिडक्शन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, उसके बाद हमको मिलता है कच्ची धातु। यानी धातु तो मिल गया, लेकिन धातु अभी भी क्या है, प्योर फॉर्म में नहीं मिला है। वो किस फॉर्म में है, कच्चे फॉर्म में है। तो हमको कच्चा धातु प्राप्त हुआ। अब कच्चे धातु को हम लोग फिर रिफाइन करते हैं। रिफाइन को हिंदी में बोलेंगे परिष्करण। तो जो हमारे पास कच्चा धातु मिला है उसको क्या करेंगे, रिफाइन। रिफाइन करें, और रिफाइन के बाद हमको फाइनली क्या मिलता है, प्योर मेटल या फिर शुद्ध धातु प्राप्त होता है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है कि सबसे पहले अयस्क को लेते हैं, फिर अयस्क का सांद्रण करते हैं या फिर अयस्क का समृद्धिकरण करते हैं। उससे फिर हमको धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर धातु के ऑक्साइड का अपचयन करते हैं। अपचयन से हमको कच्चा धातु प्राप्त हुआ, और जब कच्चा धातु प्राप्त हो गया एक बार, तो फिर उसका परिष्करण या फिर उसको रिफाइन करेंगे। और रिफाइन करने के बाद फाइनली हमको प्योर मेटल प्राप्त होता है, यानी कि जो शुद्ध धातु है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इसका धातु के निष्कर्षण का क्या हो गया, प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें स्टेप बाय स्टेप देखें कि ये जो सांद्रण या समृद्धिकरण, इसको तो क्या बताए कि जो धातु है उससे जो अशुद्धि है, यानी जो उससे गैंग है उसको हटा रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, धातु का सांद्रण या फिर धातु का सांद्रण या फिर धातु का समृद्धिकरण। उसी को कहा जाता है धातु का समृद्धिकरण। ठीक है, अब वो जो धातु का समृद्धिकरण होता है वो अलग अलग तरीका से होता है। तो उस तरह उतना डीप तरीका हम लोग को नहीं पढ़ना है इसमें, टेंथ क्लास तक में। जो टेंथ का लेवल है उसमें हम लोग को दो तीन चीज पढ़ना होता है, भर्जन, निस्तापन, ये सब। बहुत ज्यादा उसको डीप में इसको ट्वेल्थ में फिर से पढ़ना होता है। ये अगर मतलब जो टेंथ पास करने के बाद दोबारा साइंस लेते हैं तो उन बच्चों को क्या करना पड़ता है, इसको दोबारा जाके ट्वेल्थ में पढ़ना पड़ता है। मेटल का किस तरह से एक्सट्रैक्शन होता है, धातु का निष्कर्षण एक चैप्टर ही है उसमें, तो उसको पढ़ना होता है वहां पे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ये धातु का सांद्रण या समृद्धिकरण क्या होता है ना। धातु का सांद्रण, या इसी के लिए एक और शब्द है समृद्धिकरण। कि मेटल के लिए धातु का सांद्रण या समृद्धिकरण क्या होता है। तो जो बताया एकदम एग्जैक्ट वही चीज लिखेंगे हम लोग कि धातु से अवांछित अशुद्धियों, अवांछित अशुद्धियों जिसको हम लोग गैंग भी कहते हैं, को हटाने, धातु से अवांछित अशुद्धियों को हटाने की क्रिया, या हटाने की प्रक्रिया कर लो इसको, हटाने की प्रक्रिया धातु का सांद्रण या फिर समृद्धिकरण कहलाती है। यानी धातु को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, धातु का सांद्रण या फिर समृद्धिकरण। अब उससे पहले हम लोग देखे थे कि जो यहाँ पे रिएक्टिविटी वाला जो हमारा था,
टेबल, तो उसमें क्या था हमारे पास? तीन तरह के मतलब धातु थे। एक था उच्च क्रियाशील, एक मध्यम क्रियाशील और एक निम्न क्रियाशील, है ना? उच्च क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और निम्न क्रियाशील। तो तीनों धातु का अलग अलग जो निष्कर्षण होता है, ठीक है? तो उसमें पता ही है कि जो अत्यधिक उच्च क्रियाशील है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। मध्यम क्रियाशील क्या हो गया? अपने ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा। और निम्न क्रियाशील किस रूप में पाया जा रहा है? प्रकृति में वो स्वतंत्र अवस्था में है। वो मतलब स्वतंत्र अवस्था में है कौन? निम्न क्रियाशील, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निम्न क्रियाशील धातु का किस तरह से। निम्न क्रियाशील में एक और धातु चाहो तो ऐड कर सकते हो। एक होता है Hg यानी कि पारा। ये भी क्या होता है? निम्न क्रियाशील होता है, जिसके बारे में हम लोग को देखना भी है अभी। ठीक है, तो पहला निम्न क्रियाशील धातु का निष्कर्षण, यानी कि निम्न क्रियाशील धातु है उसका निष्कर्षण हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो निम्न क्रियाशील क्या है? प्रकृति में वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है। निम्न क्रियाशील क्या है? प्रकृति में वो स्वतंत्र अवस्था में, यानी कि जो मुक्त अवस्था है उसमें वो पाया जा सकता है, या फिर सामान्यतः वो अपने ऑक्साइड के रूप में होता है ना? अगर स्वतंत्र नहीं भी रहा तो क्या होगा? ज्यादा ज्यादा क्या करेगा वो? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड का निर्माण कर लेगा और अपने ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है? उसका रिडक्शन करना है, उसका अपचयन करना है उससे। उस ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमारा मेटल मिल जाएगा। फिर मेटल का रिफाइनिंग कर लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा प्योर मेटल, ठीक है? तो निम्न क्रियाशील सामान्यतः क्या होते हैं? ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। चलो, तो इसको कर लो कि ये प्रकृति में या तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, या फिर अपने ऑक्साइड के रूप में। या तो फ्री में रहेगा या फिर सिंपली अपने ऑक्साइड के फॉर्म में। तो ऑक्साइड के फॉर्म में सिंपली क्या करना है? उसको गर्म करना है। गर्म करेंगे तो उसका जो ऑक्सीजन वाला ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन गैस उससे निकल जाती है, ऑक्सीजन हट जाएगा और सिंपली क्या हो जाएगा? हमको प्राप्त हो जाएगा शुद्ध मेटल, ठीक है? जैसे इसमें लिख लो एक पॉइंट और कि इन धातुओं को सामान्यतः उनके ऑक्साइड को गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जनरली देखा जाए तो इनको, इनका ऑक्साइड होगा उसको गर्म करके हम लोग क्या कर सकते हैं? ये धातु को प्राप्त कर सकते हैं। जो एक एग्जाम्पल हम लोग को बुक में दिया हुआ है, जो पढ़ना है, वो है सिनेवार का। सिनेवार किसका अयस्क है? एक अयस्क है, उसका नाम है सिनेबार। ये है पारा का अयस्क। इसका फॉर्मूला क्या आता है? Hg
एस, सिनेवार किसका है? एस का, पारा का, है ना। तो सिनेवार को सबसे पहले गर्म करते हैं हम लोग, इसको सिनेवार को गर्म करें। गर्म करने पर हमको मिलता है मरक्यूरिक ऑक्साइड। सिनेवार किसका अयस्क है वो? पारा का अयस्क है वो, सल्फाइड अयस्क है वो, HgS उसका फॉर्मूला है, ठीक है। उसको गर्म किए तो क्या प्राप्त हुआ? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को दोबारा गर्म किए, इसको फर्दर हीट दी, यानी कि फर्दर इसको गर्म किए, तो लास्ट में हमको क्या प्राप्ति हो जाता है? पारा। मतलब इसका क्या हो जाता है? अपचयन, यानी कि इससे जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाता है, इससे ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाता है, और हमको फाइनली क्या प्राप्त हो जाता है? पारा धातु प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा जो निम्न धातु का निष्कर्षण है उसमें, ठीक है। देखो इसको। चाहो तो इसका समीकरण भी लिख सकते हो कि, पेन चेंज कर लो। समीकरण इसका लिख सकते हो कि सिनेवार है तो HgS प्लस O2। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हीट का साइन है, यानी इसको क्या कर रहे हैं? उष्मा दिए, यानी गर्म किए। तो गर्म करने पे क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास? मर्क्यूरिक ऑक्साइड, यानी कि HgO, और साथ में जो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना। चाहो तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेना खुद से। क्या है यहाँ पे? देखो, दो ऑक्सीजन इधर है, उधर तीन ऑक्सीजन है, तो अगर इसको हम बैलेंस करना चाहें तो यहाँ लगाना पड़ेगा दो दो, एक तीन है, तो यहाँ पे मान लो कि तीन लगा दिए, तो तीन दो ना छः, एक सात हो जाएगा फिर। तो तीन तो नहीं लगेगा वहाँ पे, दो लगा, दो लगाओ तो दो दूना चार, एक पाँच, यहाँ पर है तीन, तो इसको कर लेते हैं छः। अब छः हो गया तो यहाँ ऑक्सीजन को हमको करना पड़ेगा डबल, तो इधर हो गया दो दूना चार, दो छः, और यहाँ छः हो गया। लेकिन वहाँ पे Hg क्या है? दो गो हो गया, और सल्फर भी दो हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी लगा देंगे दो। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब जो हमारे पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है? HgO जो प्राप्त हुआ है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको फर्दर इसको क्या किए? हीट दिए, तो इसका क्या हो जाएगा? अपचयन, यानी कि इससे ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, और ऑक्सीजन बाहर निकल के क्या बनाएगा? Hg प्लस O2 गैस। तो यहाँ ऑक्सीजन दो है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो करना पड़ेगा, यहाँ भी दो कर दो, तो ये इसका रिएक्शन हो जाएगा 2Hg प्लस 3O2 से 2HgA प्लस 3SO, मतलब वो 2SO2 बन रहा है, और इसका फाइनल फर्दर इसका हो जाएगा 2HgO जो प्राप्त हुआ उसका फिर से हीट देंगे तो उसका अपचयन हो जाएगा, और हमको पारा पहले प्राप्त होगा, और फिर साथ में ऑक्सीजन धातु प्राप्त होगी, ठीक है। करो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे सेकंड देखते हैं हम लोग। मध्यम क्रियाशीलता वाले
धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि जिनकी मध्यम क्रियाशीलता, तो मध्यम क्रियाशीलता सामान्यतः किसकी है? आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, इस तरह के धातु जो हैं, आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, तो इस तरह के धातुओं की क्रियाशीलता क्या है? मीडियम है ना। तो ये जो जिनकी मध्यम क्रियाशीलता है, उस तरह के धातुओं का निष्कर्षण का क्या प्रोसेस है, वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये जो धातु होते हैं मध्यम क्रियाशीलता वाले धातु, ये सामान्यतः किसमें रहेंगे अपने? या तो जो इनका अयस्क रहेगा वो इनके ऑक्साइड के रूप में रहेगा, या फिर इनके, हम लोग लास्ट में एक टेबल भी देखेंगे, या फिर मतलब उसको नोट डाउन कर लेंगे कि कौन कौन से जो महत्वपूर्ण धातु हैं और उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट अयस्क है, इंपॉर्टेंट उसके और हैं, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो मध्यम क्रियाशीलता वाले धातु हैं, इनका क्या है? सामान्यतः ये अपने ऑक्साइड या फिर सल्फाइड, कार्बोनेट, इस तरह के यौगिक के रूप में ये मतलब प्रकृति में मिलते हैं। तो उससे जो निकालने का तरीका है वो अलग अलग तरीका है, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें हम लोग नोट करेंगे कि अ, ये धातु सामान्य, ये धातु सामान्यतः तह प्रकृति में अपने ऑक्साइड, सल्फाइड तथा कार्बोनेट यौगिकों, कार्बोनेट यौगिकों के रूप में होते हैं, कार्बोनेट यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं, कार्बोनेट यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि अपना सल्फाइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, इस यौगिक के रूप में ये पाया जाएगा। तो अब इसको करने का दो प्रोसेस है, उसको हम लोग सबसे पहले समझ लेंगे कि पहले वो दोनों प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग किस यौगिक में कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है हमारे पास एक है, मैं इसको अलग से सेपरेटली यहाँ लिखता हूँ। एक प्रोसेस है हमारे पास, इसको ध्यान देना है, बहुत बार इन दोनों में अंतर पूछा जाता है। भर्जन, इसको ए भी कर लो। भर्जन, और दूसरा हो गया, नीचे कर लेता हूँ, निष्तापन। पहला हो गया भर्जन और सेकंड है निष्तापन। भर्जन को इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग रोस्टिंग, ROASTING, रोस्टिंग। और निस्तापन को कहा जाता है कैल्सिनेशन। निस्तापन का क्या नाम हो गया? कैल्सिनेशन। तो भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है, सबसे मेन बात ये हम लोग को देखना है। तो भर्जन हो गया कि जब भी ये जो हमारे अयस्क हैं, वो अगर उनको ज्यादा मतलब ज्यादा वायु की उपस्थिति में उसको गर्म किया जाए, यानी कि जो हमारे पास एयर है, हवा है, या ऑक्सीजन की मात्रा कह लें कि उसकी कोई कमी नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, ज्यादा अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देकर उसको गर्म किया जाएगा तो वो हो जाएगा भर्जन या फिर रोस्टिंग। इसको समझना एकदम ध्यान से कि अगर ज्यादा अधिक मात्रा में वायु की असीमित मात्रा में, ज्यादा अधिक मात्रा कह लें या फिर कह लें कि कोई लिमिट नहीं है उस पर, कितना भी हवा हो सकता है, कितना भी ऑक्सीजन हो सकता है, तो जब वायु की असीमित मात्रा में इसको गर्म किया जाएगा तो ये होगा रोस्टिंग। और वही अगर उसको लिमिटेड यानी कि सीमित मात्रा में करेगा तो ये हो गया कैल्सिनेशन, यानी कि
भर्जन में क्या रहेगा? वायु की असीमित मात्रा, है ना। और कैल्सिनेशन में क्या हो गया? यहाँ पे है, जब वायु कहें तो वायु और ऑक्सीजन क्या होगा? सेम ही चीज है। तो उस दोनों को एक इंटरचेंज में लेना है हम लोग को, ठीक है। तो या फिर ऑक्सीजन कह लो या फिर वायु कह लो, सीमित मात्रा, मतलब दोनों ऐसे सेम नहीं होता, बट यहाँ पे बातचीत के सेंस में हम लोग उसको इस तरह से लेंगे। या तो हम कह लें कि ऑक्सीजन की असीमित मात्रा या फिर वायु की असीमित मात्रा, और ये हो गया वायु की सीमित मात्रा में जब गर्म करते हैं तो वो हो गया कैल्सिनेशन या फिर निस्तापन। तो और एक चीज है कि ये जो भर्जन वाला प्रोसेस है जनरली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? तो जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क के लिए, यानी कि इन सब जो धातु है यहाँ पे, उनके जब अयस्क मतलब सल्फाइड के रूप में होते हैं, सल्फाइड जैसे एचजीएस था, तो वो सल्फाइड अयस्क के रूप में जब हम लोग यूज करते हैं तो वो हो गया भर्जन। मतलब सल्फाइड अयस्क के लिए हम लोग भर्जन वाला प्रोसेस यूज करते हैं जी ना, वायु की असीमित मात्रा देते हैं। और कैल्सिनेशन किसके लिए करते हैं? तो ये ऑक्साइड अयस्क के लिए, सॉरी ऑक्साइड नहीं है, कार्बोनेट अयस्क के लिए। ऑक्साइड तो बनता है बाद में। ये कार्बोनेट अयस्क के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा प्रोसेस? कैल्सिनेशन वाला या फिर निस्तापन वाला। तो अगर दो अंतर पूछा जाए तो भर्जन में वायु की असीमित मात्रा होती है, यानी कि ऑक्सीजन की असीमित मात्रा है, और वो सामान्यतः सल्फाइड अयस्क है उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये निस्तापन क्या है? यहाँ पे वायु की सीमित मात्रा है, और ये कार्बोनेट अयस्क के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत? तो इसको नोट कर लो। इसका अगर सिंपल इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो वायु की असीमित मात्रा में, वायु की, या ऐसे कर लो कि ये ऐसे लिख लो, सल्फाइड अयस्क को वायु या फिर ऑक्सीजन, क्या लिखा है मैंने? वायु या फिर ऑक्सीजन की असीमित मात्रा में गर्म करने की जो प्रोसेस है, गर्म करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है या फिर रोस्टिंग कहलाती है, ठीक है। वायु की असीमित मात्रा में ऑक्साइड अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जैसे कि एक अयस्क है जिंक सल्फाइड, अगर इसका उदाहरण पूछा जाए तो एक अयस्क है हमारे पास जिंक सल्फाइड, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो क्या प्राप्त हो गया? जिंक ऑक्साइड, और साथ में जिंक ऑक्साइड, हाँ ठीक है, जिंक ऑक्साइड और साथ में SO2 गैस, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। फिर इसको चाहो तो बैलेंस कर लेना, SO2 वहाँ पे 2 1 3 हो गया, सेम तरीका होगा यहाँ पे भी बैलेंस करने का, 3 आ गया, तो इसको कर देंगे हम लोग 2, 2 2 4 1 5, है ना। यहाँ भी 2 करो, यहाँ भी 2 करो, तो 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा।
तो 6 हो गया, तो यहाँ ऑक्सीजन में क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा इसको। इसको 3 कर लो, वहाँ पे सल्फर 2 हो गया, तो ये 2 कर लो। तो इस तरीके से रिएक्शन ये बैलेंस हो गया। जिंक सल्फाइड, 2 जिंक सल्फाइड प्लस 3 ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है 2 जिंक ऑक्साइड प्लस 2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये एक एग्जाम्पल किसका हो गया, भर्जन का, यानी कि रोस्टिंग का। ठीक है, अगला देखो निस्तापन वाला। तो निस्तापन वाले में क्या हम लोग कर सकते हैं, वही जो हम लोगों ने पढ़ा है कि वायु की सीमित मात्रा में कार्बोनेट अयस्क का, तो कार्बोनेट अयस्क को वायु या फिर ऑक्सीजन की सीमित मात्रा, यानी कि लिमिटेड क्वांटिटी, वहां पे अनलिमिटेड ऑक्सीजन या हवा उपलब्ध नहीं है, वो लिमिटेड क्वांटिटी में गर्म करने की प्रक्रिया, गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निस्तापन। निस्तापन, या फिर उसको इंग्लिश में बोलेंगे कैल्सिनेशन, तो निस्तापन कहलाती है। ये जो बोर्ड एग्जाम है इसमें एकदम 2 नंबर में ये लगभग पूछ ही लेता है अधिकांश बार कि भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है। तो क्या अंतर है, सिंपल सा दोनों का डेफिनेशन से हम लोग को पता चल रहा है कि दोनों में क्या अंतर है। और दोनों क्या होगा, जब ऑक्सीजन की या तो सीमित मात्रा हो तो भी और असीमित मात्रा हो तो भी क्या बनेगा, बनाएगा तो ऑक्साइड ही ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है तो क्या बनाएगा, वो ऑक्साइड बनाएगा। तो उसमें भी ऑक्साइड बनता है और इसमें भी ऑक्साइड का ही निर्माण होता है। ठीक है, और ऑक्साइड का निर्माण होने के बाद हम लोग उसका अपचयन करते हैं। इसमें भी वही देख सकते हो कि तुम जिंक का एक आता है, जिंक कार्बोनेट एक अयस्क है। देख लो इसको, अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहो तो जिंक कार्बोनेट, इसको क्या किया गया, गर्म किया गया, तो ये जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ये कौन सा विक्रिया हो गया, निस्तापन का उदाहरण। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। भर्जन और निस्तापन। अब यहाँ पे अलग अलग अयस्क का अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग को जो 10th लेवल पे है बस इतना ही देखना है कि भर्जन क्या होता है, उसका एक आध एग्जाम्पल देख लिए, निस्तापन क्या होता है उसका एग्जाम्पल एक वो देख लिए। ठीक है, इसके अलावा एक और जो रिएक्शन है हम लोग को पढ़ना है इसमें, उसको बोलते हैं थर्माइट अभिक्रिया, थर्माइट रिएक्शन। वो देखते हो कि उसमें बहुत अधिक मात्रा में हीट मतलब रिलीज होती है, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में। जो देखता होगा पटरी, जो मतलब रेलवे का पटरी वगैरह उसको ज्वाइंट करना होता है, जब ज्वाइंट करना तो क्या हो गया उसको मतलब बहुत अधिक मात्रा में हीट होना चाहिए वहाँ पे उसको ज्वाइंट करने के लिए। और इतना हीट मतलब होना होता है वहाँ पे, जब वो थर्माइट रिएक्शन होता है तो उसी के थ्रू उसको ज्वाइन किया जाता है। तो उसमें इतना हीट होता है जो कि मेटल हमारा मेल्ट हो जाता है, मेटल पूरा का पूरा पिघल जाता है ना। तो वो थर्माइट अभिक्रिया हम लोग को पढ़ना है, जिसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, रेलवे पटरियों को या फिर जो भारी भारी मशीनें हैं उसमें जो कल पुर्जा वगैरह को जोड़ने का यानी वेल्डिंग करने वाला जो काम होता है, उसमें थर्माइट रिएक्शन का यूज होता है। उस रिएक्शन को हम लोग को देखना है, नेक्स्ट हम लोग वही देखने वाले हैं। तो थर्माइट रिएक्शन, उसमें क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में हीट रिलीज होती है, बहुत अधिक मात्रा में उसमें निकलती है, और इतना निकलती है कि जो मेटल वहां पे रहता है उसको मेल्ट कर देती है, उसको पिघला देती है। ठीक है, तो पहले इसको करो, फिर हम लोग थर्माइट अभिक्रिया देखेंगे।
ठीक है, उसको पॉज करके तुम लोग नोट डाउन कर लेना, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अत्याधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील को अत्याधिक क्रियाशील, लेकिन उससे पहले एक चीज और देखना है, वो है थर्माइट अभिक्रिया। तो थर्माइट अभिक्रिया, या फिर ये हो गया थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट अभिक्रिया या फिर थर्माइट रिएक्शन। तो ये जो होता है, ये अत्याधिक क्रियाशील धातु है, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इस सब में ये रिएक्शन शो होता है। इसमें जब वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें किया जाता है, तो अत्याधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और वो ऊष्मा इतना अधिक होती है कि वो धातु को पिघला सकती है, यानी कि उसमें जो धातु प्राप्त होता है वो पिघली अवस्था में, यानी कि उस अभिक्रिया के दौरान जो धातु प्राप्त होगा वो पिघली अवस्था में प्राप्त होता है, और उसी का अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका मेन वही है कि इसमें धातु क्या होता है, पिघली अवस्था में प्राप्त होता है। तो इसको ऐसे भी कर सकता है कि जिस अभिक्रिया में, अगर सिंपल पूछा जाए कि थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस अभिक्रिया को थर्माइट अभिक्रिया कहा जाता है। उस अभिक्रिया क्या कहा जाएगा, थर्माइट अभिक्रिया। जैसे कि एक उसका उदाहरण लो तो Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, है ना। ये रिएक्शन जब हम लोग परफॉर्म करते हैं, यही रिएक्शन है जिसका हम लोग इस्तेमाल किस में कर रहे हैं, लोहा को पिघलाने वगैरह में कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या प्राप्त होता है, हमारे पास लोहा प्राप्त होता है, साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, और ढेर सारी मात्रा में उष्मा या फिर हीट प्राप्त होता है। और ये जो हीट हमको प्राप्त हो रहा है, ये जो उष्मा प्राप्त हुई, ये इतना अधिक होता है, ये इतना ज्यादा होता है कि हमारे पास जो है फिर ये लोहा प्राप्त हुआ, ये लोहा पिघला अवस्था में प्राप्त होता है, यानी कि ये गलित अवस्था में प्राप्त होता है। और उसी कारण से इस रिएक्शन का यूज किसमें किया जाता है, दो पटरी को जोड़ने में, क्योंकि वहां पे भी लोहा से पटरी बना हुआ है, और उसके कारण ये क्या हो रहा है वहां पे, कि वो लोहा पिघला अवस्था में प्राप्त हो गया, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होगा, अच्छे से ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको लिख लेना है कि इस अभिक्रिया का उपयोग रेलवे की टूटी हुई लोहे की पटरियों को जोड़ने तथा बड़े मशीनों में उसका जो पार्ट्स वगैरह हुआ, कल पुर्जा इत्यादि को, कल पुर्जे
इत्यादि को जोड़ने में किया जाता है। जोड़ने में किया जाता है। तो इस जो थर्माइट रिएक्शन है उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम लोग? लोहे की पटरी वगैरह को जोड़ने में करते हैं, और बड़े बड़े मशीनों में जो कल पुर्जे वगैरह हैं उसको जोड़ने में इस अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसमें एक और पॉइंट इसमें ऐड करो कि रुक जा। इस अभिक्रिया में धातु, इस अभिक्रिया में जो मेटल प्राप्त होता है वो मेल्टेड स्टेट या फिर गलित अवस्था में प्राप्त होते हैं। यानी कि हमारे पास जो धातु प्राप्त होता है वो मेल्टेड फॉर्म में प्राप्त होता है, यानी कि गलित अवस्था में प्राप्त होता है। तीसरा इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ये कि कब होता है थर्माइट रिएक्शन सामान्यतः? तो जो अत्याधिक क्रियाशील धातु है, जब अत्याधिक क्रियाशील धातु में के द्वारा क्या किया जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है इसमें देखो, अगर इसको ऐसे देखा जाए सिंपल रिएक्शन के तौर पे, तो क्या है कि एक धातु है एल्यूमिनियम जो कि क्रियाशीलता श्रेणी में जो लोहा है उससे क्या है? ऊपर है। तो ऊपर है तो सिंपली क्या करेगा वो? Fe को रिप्लेस करके उसके जगह एल्यूमिनियम आ जाएगा। यहाँ पे एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया ही तो हो रही है ना? किसके द्वारा हो रही है? अत्याधिक क्रियाशील धातु के द्वारा। तो ये अभिक्रिया सामान्यतः अत्याधिक क्रियाशील धातु के द्वारा विस्थापन अभिक्रिया, यानी अत्याधिक क्रियाशील धातु है, जब वो विस्थापन अभिक्रिया परफॉर्म करता है के द्वारा विस्थापन अभिक्रिया करने पर होती है। यानी कि अत्याधिक क्रियाशील धातु है उसके द्वारा जब विस्थापन अभिक्रिया किया जाएगा तो क्या होगा? अत्याधिक मात्रा में, अत्याधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होगी, और उस वो जो उत्पन्न उष्मा क्या है, वो जो धातु है उसको गलित अवस्था में पहुंचा देती है, यानी कि मेल्टेड स्टेट में उसको पहुंचा देती है। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्माइट रिएक्शन या फिर थर्माइट अभिक्रिया। देखो इसको। फिर इसको पॉज करके लिख लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अत्याधिक क्रियाशील धातुओं का रिएक्शन। अत्याधिक क्रियाशील धातुओं का रिएक्शन। अच्छा, ठीक है। कौन सा नंबर दे रहे थे? थर्माइट हो गया मध्यम क्रियाशील, निम्न क्रियाशील। अब होगा अत्याधिक क्रियाशील धातुओं का रिएक्शन, निष्कर्षण।
अत्यधिक क्रिया, अब जो अत्यधिक क्रियाशील धातु था, जैसे कि सोडियम था, पोटेशियम था, ये सब क्या था, जैसे ही हवा के संपर्क में आ रहा था क्या हो गया था, जलना स्टार्ट हो गया था। तो उस तरह के धातु जो कि इतना क्रियाशील है, उससे ऑक्सीजन को हटा पाना कितना मुश्किल होगा, सोचो। कि जो जैसे ही वायु के संपर्क में आया, उसके साथ जल के क्या कर लिया, अपना ऑक्साइड का निर्माण कर लिया, है ना। जैसे ही वो हवा के संपर्क में आया, जल के अपना ऑक्साइड का निर्माण कर लिया, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो अब उससे हमको क्या करना है कि ऑक्सीजन को सेपरेट करना है, तो वो बहुत मुश्किल काम होता है और वो कर पाना संभव नहीं होता, यानी उसका अपचयन जो है, उसका रिडक्शन क्या करना, ऑक्सीजन को उससे हटाना बहुत मुश्किल होता है और वो संभव नहीं होता। तो इस तरह के धातु को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि विद्युत अपघटन मेथड का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उसका जो मतलब सॉल्यूशन बनाया जाता है, फिर उससे उसका उससे मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और उसके साथ ही उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, यानी कि विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस तरह के धातुओं का क्या होता है, जो मतलब निष्कर्षण होता है। तो इसमें कौन कौन से धातु हो जाएंगे, इस तरह के धातु हम लोग पहले भी देखे हैं कि क्रियाशीलता श्रेणी में जो सबसे ऊपर है, यानी कि सोडियम हो गया, सबसे पहले तो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, उसके बाद ले लो कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, एल्युमिनियम को। तो इस तरह के धातु हैं जो जिनका जो क्या बोलते हैं निष्कर्षण होगा, वो कौन से मेथड से होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस वाले मेथड या फिर विद्युत अपघटन वाले मेथड से किया जाएगा, ठीक है। चलो। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो कि इन धातुओं इसको जनरली हम लोग अपचयन करने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ भी क्या हो रहा था, इस सब में भी कार्बोनेट वगैरह में था, ये जैसे जिंक कार्बोनेट है, तो यहाँ पे क्या था, जिंक था, फिर इसको गर्म करेंगे तो Zn में टूट जाएगा और साथ में ऑक्साइड निकल जाएगा। तो जनरली हम लोग कर रहे थे, कार्बन का यूज कर रहे थे रिडक्शन के लिए, ऑक्सीजन को हटाने के लिए इसका यूज कर रहे थे, कार्बन के साथ उसको गर्म कर रहे थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के उसको ऑक्सीजन को हटा ले रहा था। लेकिन क्या होता है कि इन धातुओं के ऑक्साइडों का इन धातुओं के ऑक्साइडों का अपचयन करना मुश्किल होता है, यानी कि उसको आसान नहीं है करना, क्योंकि क्योंकि इन धातुओं की एक अगला चैप्टर है हम लोग का, जो पांचवा चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण, उसमें कुछ कुछ टर्म है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है ना। तो वो सब वहाँ पे देखेंगे, लेकिन अभी समझ लो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हो कि इलेक्ट्रॉन का उससे बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ, मतलब क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का जो एफिनिटी है, एफिनिटी मतलब ऑक्सीजन उससे बहुत ज़्यादा करीब आना चाहता है ना। तो उस तरह की धातुओं की ऑक्सीजन एफिनिटी एफिनिटी इसको अगर हिंदी में भी लिखोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत अधिक होती है। क्यों इसको अलग कर पाना संभव है नहीं है, क्योंकि क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो जब उससे नहीं होगा तो क्या होगा, इन धातुओं का निष्कर्षण इन धातुओं का निष्कर्षण किसके द्वारा होगा, विद्युत अपघटन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा
किया जाता है। तो इन धातुओं का जो विद्युत अपघटन के द्वारा इसको अलग किया जाता है। निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। ठीक है। बोलते बोलते मुंह सूख जाता है ना। ठीक है। तो इनका निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा। जैसे कि मान लो कि हमको सोडियम क्लोराइड है ना, उससे हमको सोडियम प्राप्त करना है। तो एग्जाम्पल उसका ले लेते हैं हम लोग। हम्म, सोडियम का निष्कर्षण कर लो इसको। निष्कर्षण। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? NaCl का घोल बनाएंगे। NaCl का घोल तैयार करेंगे। तो NaCl का घोल तैयार किया, है ना। NaCl कौन सा मीडियम में घोल बनेगा? तो एक्वस मीडियम। उसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा इसका, यानी यहाँ से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाएगा। तो विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए तो क्या हो जाएगा? ये सोडियम आयन और साथ में ये क्लोरीन आयन में ये टूट जाएगा। सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में ये टूट जाएगा। ठीक है। और ये सोडियम आयन कहाँ पे जाके जमा होगा? तो पता है इलेक्ट्रोलाइसिस वाला मेथड में क्या करते हैं, कैथोड होता है, एक एनोड होता है ना। तो ये जाके कहाँ जमा होगा? कैथोड पे, और ये एनोड पे। तो सोडियम आयन कहाँ मिलेगा हमको? कैथोड पे, और साथ में क्लोरीन आयन एनोड पे। कैथोड एनोड पे जब वो मिल गया तो उसके बाद क्या किया जाएगा? उससे उसको, यहाँ पे आयन मिला है, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन दे के उससे हमको सोडियम प्राप्त कर लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस का। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो जो हम लोग को मेन पढ़ना था इसमें कि निम्न क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अत्यधिक क्रियाशील का किस तरीके का प्रोसेस होता है, एकदम ब्रीफ में। जो कि 10th लेवल पे है, तो 10th लेवल पे बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना पड़ता है, तो उसको हम लोग ब्रीफ में हम लोग देख लिए। ठीक है। अब जब ये कच्चा धातु प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद हम लोग का आता है निष्कर्षण वाला प्रोसेस, रिफाइनिंग का। यहाँ हम लोगों ने जब देखा था, उस स्टेप बाय स्टेप जब देखा है, यहाँ पे अभी जितना भी धातु प्राप्त हो रहा है सब क्या है? कच्चा है। जब धातु का निष्कर्षण वाला स्टेप देखा तो पहले क्या था? अयस्क, अयस्क की अशुद्धि हटाए तो अयस्क का सांद्रण किए, फिर धातु का ऑक्साइड प्राप्त किया, उसका रिडक्शन करके उससे ऑक्सीजन हटाए तो हमको कच्ची धातु मिलेगी। फिर उसका रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग करने के बाद जो हमको प्राप्त होगा वो शुद्ध धातु प्राप्त होगा। तो रिफाइनिंग कैसे करते हैं वो हम लोग थोड़ा देर बाद में देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। जैसे देख लो रिफाइनिंग कैसे किया जाता है, कि एक जो हमारा इम्प्योर मेटल यानी कि कच्चा धातु या फिर अशुद्ध धातु जो प्राप्त हुआ है उसका क्या बनाया जाएगा? उसको एनोड पे रखा जाएगा। ठीक है। फिर उसी का सॉल्ट का एक घोल बनाया जाएगा, उसका इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि उसका, जैसे मान लो कि हमको कॉपर का निष्कर्षण करना है, तो कॉपर का जो हमको इम्प्योर कच्चा कॉपर प्राप्त हुआ है उसको हम लोग एनोड पे रखेंगे। और कॉपर सल्फेट का, यानी कॉपर का ही कोई एक लवण का क्या करेंगे, उसका विलयन बनाएंगे। और कैथोड पर रखेंगे शुद्ध धातु को। एनोड पे रखे जो हमारे पास अशुद्ध धातु है उसको, और कैथोड पे रखेंगे शुद्ध धातु को, और इसके बीच में
यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इससे पास करेंगे। तो जब दोनों इलेक्ट्रिक करंट पास के सर्किट हमारा कंप्लीट होगा तो क्या होगा कि एनोड से जो अशुद्ध धातु है वो धीरे धीरे पिघलेगा, पिघल के धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे इसका जो पतला सीट लिए थे शुद्ध धातु का उसके ऊपर धीरे धीरे जाके जमा हो जाएगा, और धातु जमा हो गया और उसके अलावा जो भी उसका इम्प्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है जो उस पे हम लोग थोड़ा देर में आते हैं। उसके पहले भी कुछ और देख लेते हैं कि कुछ जो इम्पोर्टेंट धातु के अयस्क हैं, जो महत्वपूर्ण है, कुछ कुछ धातु के अयस्क, उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। ठीक है, एक मिनट, इसके बाद इसमें पेज है ना, हाँ बहुत पेजेस है। तो जो कुछ महत्वपूर्ण धातु के अयस्क हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। धातु और उनके महत्वपूर्ण अयस्क, कुछ मेटल है जैसे कि सोडियम को ही ले लो सबसे पहले। सोडियम, तो सोडियम का कौन कौन सा महत्वपूर्ण अयस्क हो सकता है? अभी ये सबसे पहला जो एकदम कॉमन है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला भी साथ साथ लिखते चलेंगे, NaCl, है ना। नेक्स्ट जो इसमें हो सकता है वो सोडियम कार्बोनेट, जहां से हम लोग सोडियम प्राप्त कर सकते हैं। Na2CO3। ठीक है, दो हो गया। एक इसमें ले सकते हैं हम लोग सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। तीन बहुत हो गया। एक का, या सोडियम कार्बोनेट के साथ एक और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को भी ऐड कर सकते हो, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का हो गया NaHCO3। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। और सोडियम कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं धोवन सोडा। ठीक है, ये क्या हो गया? धोवन सोडा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो अगला एलिमेंट लेते हैं वो है मैग्नीशियम। तो ये सारा इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं, कुछ जो इसके महत्वपूर्ण अयस्क है उसका तुमको नाम ध्यान रखना है। तो मैग्नीशियम का हो गया मैग्नेसाइट, पहला हो गया मैग्नेसाइट। मतलब तुम लोग को बहुत ज़्यादा इसमें देखना भी नहीं है, इसमें थोड़ा ही हाई लेवल पे ही जाएगा, बट फिर भी उसको मैं बता देता हूँ कि MgCO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट का ही वो मैग्नेसाइट क्या है, उसका एक अयस्क है, तो उसका फॉर्मूला हो गया MgCO3। एक हो जाता है इसमें, अयस्क बहुत सारा होता है, सारा को कितना ही याद रखोगे। एप्सस सॉल्ट, सॉल्ट नहीं सॉल्ट, ये हो गया MgSO4 विथ 7H2O। तो मैग्नीशियम का दो ध्यान रख देना। उसी तरीके से अगर हम लोग पोटेशियम कर लें तो पोटेशियम क्लोराइड
KCl और लोगे तो पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3। दो इसमें भी ध्यान दो, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट भी ले सकते हो, वो भी है। तो पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3। तो तीन इसका एस हो गया। सोडियम का देख लीजिए, मैग्नीशियम का देख लिया और पोटेशियम का देख लिए। ठीक है, करो इसको। ये तीन महत्वपूर्ण धातु हो जाता है। उसके बाद जो अगला एक महत्वपूर्ण धातु है एल्यूमिनियम है, उसका भी देखेंगे। वही एल्यूमिनियम हो गया, तुम्हारे पास लेड हो गया, फेरस मतलब लोहा हो गया, ये सब कुछ महत्वपूर्ण धातु हैं। तो सारा का नहीं देखेंगे हम लोग, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उसका देखने वाले हैं। तो तीन का देख लिया, इसको कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास चौथा, एल्यूमिनियम के लिए या फिर एल के लिए। तो एल्यूमिनियम के लिए जो सबसे फेमस है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो है बॉक्साइट, Al2O3 विथ 2H2O। बॉक्साइट के लिए जो फॉर्मूला है, ये डॉट उतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। Al2O3 विथ 2H2O, ये हो गया बॉक्साइट का। नेक्स्ट इसमें भी आता है वो है कोरंडम। ये भी एक गैस का नाम है, इसका फॉर्मूला हो गया सिंपल Al2O3, है ना, Al2O3। और एक और है वो क्रायोलाइट। क्रायोलाइट, इसका उतना फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है नहीं। इम्पोर्टेंट तो ऐसे तुम लोग के लिए बाकी भी नहीं है उतना, लेकिन बस लिख लो कि क्रायोलाइट क्या होता है। उसका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। क्या सबका लिख ही रहे हो तो इसका भी लिख लो, क्रायोलाइट का ही Na3Al6F6, ये एल्यूमिनियम का एक अयस्क हो गया। ठीक है, अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कैल्शियम का। कैल्शियम या फिर Ca, कैल्शियम। अब जो कैल्शियम का सबसे मेन है वो कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत कॉमन है इसका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट है वो है, ये भी बहुत कॉमन है, वो है जिप्सम। जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट विथ 2H2O, है ना। जिप्सम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट विथ, इसके साथ जो दो वाटर मॉलिक्यूल रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग जिप्सम। अब इसी में क्या करते हैं कि जब कैल्शियम सल्फेट के साथ ये ½ H2O जब हो जाता है, यानी हाफ वाटर मॉलिक्यूल जब हो जाता है, तो इसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि शॉर्ट में इसको कहते हैं हम लोग POP। जो POP हम लोग यूज करते हैं वही POP है ये भी, है ना, जो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह में यूज होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा जब उसके साथ ½ H2O आ जाएगा तो। ठीक है,
हाँ, तो 2 इसके लिए बहुत हो जाएगा कैल्शियम के लिए। अगला लोहा, जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है फेरस। फेरस यानी कि लोहा। तो लोहा का जो कुछ कुछ मेन है उसको ध्यान देंगे हम लोग। हेमाटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट, ये हो जाता है Fe2O3। दूसरा हो गया इसका मेन, ये भी आ जाता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। हाँ, Fe3O4। तो हेमेटाइट में कुछ इसका एक परसेंटेज आप ध्यान देना है कि हेमेटाइट में कुछ लगभग 69% लोहा मिलता है लगभग, है ना। अब मैग्नेटाइट में ऑलमोस्ट 72% लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट दो हो गया लोहा का। और इसके अलावा भी आयरन पाइराइट होता है, लियोराइट, सिडेराइट, वो सब, लेकिन उसका बस नाम ध्यान देना कि। और भी क्या हो गया, सीडेराइट हो गया, उसका फॉर्मूला देखने की जरूरत है नहीं। या फिर आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट हो जाता है Fe2। तो ये भी क्या है, लोहा का अयस्क है। ठीक है, लोहा के बाद जो हमारा एक और मेन है वो है कॉपर। उसको देख लेते हैं, इसको करो इतना को। हो गया, नहीं हुआ होगा तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। नेक्स्ट आओ इस पे, 7वां नंबर पे हमारे पास कॉपर। कॉपर यानी कि तांबा। तो इसका सबसे मेन हो गया, पहला होता है क्यूप्राइट। पहला क्या हो गया, क्यूप्राइट। तो क्यूप्राइट को हम लोग कॉपर ऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, CO2 होता है कि टू होता है, Cu2 होता है इसमें, Cu2O। नेक्स्ट हो गया इसका कैल्कोसाइट। कैल्कोसाइट, Cu2S। और इसका जो एक और लास्ट देखना है वो है कैल्कोपैराइट। कैल्कोपाइराइट यानी कि CuFeS2। ये हो गया हमारे पास लोहा का 3 अयस्क। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट धातु है वो हमारे पास है जिंक। जिंक, जेडन या फिर जिंक। जिंक का जो सबसे मेन हो गया उसको बोलते हैं हम लोग जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला होता है जिंक सल्फाइड यानी कि Zn। जिंक ब्लेंड के लिए Zn। और दूसरा जो इसके में एक और रख सकते हैं वो है जिंकाइट। जिंकाइट यानी कि जिंक ऑक्साइड होता है ये Zn। तो इसके लिए दो हो गया ये Zn और जिंक। ठीक है, इधर ही कर देता हूँ मैं। नॉर्मल नंबर पे ले सकते हैं हम लोग इसको Hg यानी कि पारा को। इसके लिए जो सबसे मेन है, एक ही मेन याद रखना है इसमें, वो है सीने बार। सीने बार यानी कि Hg। Hg सीने बार। तो इतना ही हम लोग को ध्यान रखना है, या फिर एक और ले लो उसका लेना। लो उसका ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, लेड का। तो लेड का एक ले लो, उसके लिए एक है गेलेना, एक अयस्क का नाम है। उसका फॉर्मूला हो गया Pb लेड सल्फाइड। ठीक है, लेड सल्फाइड। तो इतना हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हम लोग को 10th लेवल पे जो जानना चाहिए, कुछ जो महत्वपूर्ण धातु हैं उसके अयस्क के बारे में, इतना बहुत सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट का। तो एक बार फिर से उसको देख लें। सोडियम का 3 है, मैग्नीशियम का 2 है, पोटेशियम का 2 3 उसके लिए भी है। फिर साथ में एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट हो गया, कोरेंडम हो गया, क्रायोलाइट हो गया, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम, मतलब इतना भी याद रह जाए तो बहुत है। लोहा के लिए हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, आयरन पायराइट हो गया। कॉपर के लिए क्यूपराइट हो गया, कैल्कोसाइट हो गया, कैल्कोपायराइट हो गया। जिंक के लिए जिंक ब्लेंड हो गया, जिंकाइट हो गया। और पारा के लिए सिनेवार हो गया, लेड के लिए गैलेना हो गया। सोना चांदी तो जनरली क्या होता है, वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, या फिर बहुत उसका सिंपल सा होता है, तो उसका ऐसा कोई इंपॉर्टेंट, या फिर सोना वगैरह। चांदी का एक अर्जेंटाइट करके होता है, तो चाहो तो वो लिख सकते हो कि Ag यानी कि चांदी के लिए एक अयस्क होता है, उसका नाम है, इसका जो फुल फॉर्म चांदी का जो क्या बोलते हैं, लैटिन नाम क्या होता है, अर्जेंटम होता है ना, तो उसी से बनता है वो अर्जेंटाइट। तो चाहो तो उसको ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग अपना सारा कुछ पढ़ लिए, है ना। अब इसमें एक और टॉपिक तुम्हारे पास है बचा हुआ, वो है संक्षारण का। वो ऑलरेडी हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा अपना समय नहीं देंगे। संक्षारण या फिर था वो कोरोजन, जो कि धातु का क्या हो रहा था, क्षति हो रहा था। संक्षारण का मतलब क्या था, धातु की क्षति। तो हम लोग जो इससे पहले वाला चैप्टर पढ़े थे उसमें भी इसके बारे में पढ़े, संक्षारण के बारे में, है ना। तो उसमें जैसे लोहा पे जंग लगना वगैरह, वो क्या था, वो संक्षारण का उदाहरण था। तो संक्षारण किसके कारण हो रहा था, वायु, नमी इत्यादि। वायु, नमी हो गया, या फिर बार बार घिसना हो गया, वो सबसे इत्यादि के कारण
धातुओं के सतह की जो क्षति हो रही थी वही क्या था हमारे पास? संक्षारण। वायु और नमी इत्यादि कारण जो धातु का मेटल का सरफेस हमारा धीरे धीरे खराब हो रहा था वही क्या था हमारे पास? संक्षारण। ठीक है, उदाहरण के लिए वही हो सकता है, एकदम सदाबहार उदाहरण है, लोहे पर जंग का लगना, इसका उदाहरण हो गया संक्षारण का उदाहरण। अब इसमें जो कुछ स्पेशल स्पेशल मेटल है उसमें कैसे संक्षारण होता है उसके बारे में हम लोग को देखना है इस चैप्टर में। मतलब जैसे ये टॉपिक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो जब पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? सवाल ही है कि यहाँ पर जब दोबारा पढ़ रहे हैं तो कुछ तो उसमें बात होगा, तो उसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट धातु है उसका संक्षारण क्या होता है, किस तरीके से प्रोसेस है उसका, उसको देखना है ना। तो विभिन्न धातुओं का संक्षारण कोरोजन क्या होता है ना। सबसे पहले हमारे पास, सबसे पहले चांदी। तो चांदी में किस तरह से संक्षारण होता है कि उसमें किस तरीके से उसकी क्षति होती है। तो चांदी क्या करती है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। जो सिल्वर है या फिर चांदी है वो क्या करती है, जो वायुमंडल में मौजूद जो सल्फर गैस है या सल्फर है, जो वायुमंडल में मौजूद जो सल्फर है या उसके ऑक्साइड है उसके साथ अभिक्रिया करके एजीएस यानी कि सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है, जिसके कारण चांदी पे काले रंग की एक परत जम जाती है, यानी चांदी धीरे धीरे क्या हो जाता है, काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। वही चांदी का क्या है, संक्षारण, यानी उसका जो ऊपरी परत है वो सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है और सिल्वर सल्फाइड का कलर क्या होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। तो सिल्वर वायुमंडल में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है, सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है जिसका या जिसके कारण चांदी का रंग काला पड़ जाता है। क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है, चांदी का रंग क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया। सेकंड जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं वो है कॉपर के बारे में, यानी कि तांबा या कॉपर। इसके बारे में हम लोग एक बार पहले ही पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हम लोग दोबारा देखेंगे। तो कॉपर भी क्या करता है कि वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। कॉपर ऑक्साइड का रंग क्या होता है, हल्का सा हरा। तो तांबे पे जो हल्के हल्के हरे रंग की परत जम जाती है वो क्या हो रहा है, उसका कोरोजन हो रहा है, यानी संक्षारण हो रहा है। तो कॉपर भी क्या करता है, वही चीज, वायु, कलर चेंज कर लो, एक कलर का होगा तो हाँ, तांबा
वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है। तो ये इसके लिए हो गया तांबा का किस तरह से कोरोजन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो है लोहा। लोहा पर तो पता ही है भूरा रंग का होता है, वो जंग लगता है। तो उसके बारे में तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में क्या ही देखेंगे। तो लोहा पर क्या हो गया, लोहा, तो इस पे क्या हो जाता है, भूरे रंग के जंग की परत। ठीक है, तो ये जो तीन मेटल है इसके संक्षारण के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना था, हम लोग तीनों को देख चुके हैं। चांदी के ऊपर क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड का एक परत जम जाता है काले कलर का, उससे चांदी का रंग काला हो जाता है। दूसरा है हमारे पास तांबा। तांबा के ऊपर वो ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिससे उसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है, और साथ में लोहा पर भूरे रंग की परत जम जाती है। अब नेक्स्ट है कि संक्षारण से बचाव। तो संक्षारण से बचाव के उपाय हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या क्या, लोहा पे तो पेंट करो या फिर उस पे गैल्वेनाइजेशन करो, जिंक का परत चढ़ाओ। तो वो सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो यहाँ पे हम बस हेडिंग लिख देंगे, बट उसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, या फिर पॉइंट वाइज उसको लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे। संक्षारण से बचाव के उपाय। संक्षारण से बचाव का क्या क्या उपाय है। तो पहला हो गया, हाँ, पेंट करना। दूसरा अगर कहें तो ग्रीस या फिर तेल का उपयोग करना। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, जस्तीकरण, यानी कि गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, यानी कि जस्ते की परत चढ़ाना। जस्ते की परत चढ़ाना। ठीक है, फिर एक और है कि ये मिश्र धातु वगैरह का निर्माण कर लेता है, तो उसके कारण भी संक्षारण। जैसे कि लोहा में क्या होता है, जंग लग जाता है। लोहा में जंग लग जाता है, लेकिन लोहे का क्या बनता है, एलॉय बना लेते हैं, यानी मिश्र धातु बना लेते हैं, तो स्टील बनता है हमारे पास। स्टील में जंग उतनी आसानी से नहीं लगता, या फिर नहीं लगता है। तो लोहा में जंग बहुत आसानी से लग जाता है, या फिर स्टील वगैरह में जंग नहीं लगता है। तो मिश्र धातु का निर्माण करना, ये हो गया। ठीक है, जस्तीकरण को ही इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन, चाहो तो यहाँ लिख लो। इसी को कहा जाता है गैल्वेनाइ गैल्वे जी एल गैल्वेनाइजेशन, या फिर इसको एक और शब्द कहा जाता है, उसको बोला जाता है यसद लेपन। सारा का सारा क्या है, सेम चीज है। यसद लेपन, सब का सब क्या है, उस पे जिंक का ही परत चढ़ाया जाता है। उसी को तीन चार नाम दे दिया गया, जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन, यसद लेपन। ये सारा का सारा ये गैल्वनीकरण, सबका सब क्या है, एक ही नाम है। अब इसमें एक टर्म आ गया हमारे पास, मिश्र धातु। तो ये मिश्र धातु क्या होता है, तो इसके बारे में अगर पूछ लिया जाए तो दो या
दो से अधिक धातु, दो या दो से अधिक धातु या एक धातु और एक अधातु, नहीं जरूरी नहीं कि सिर्फ धातु ही रहेगा, नॉन मेटल भी उसमें हो सकता है। एक धातु और एक अधातु के समांगी मिश्रण को, होमोजीनियस मिक्सचर जो बनता है उसका, के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग? मिश्र धातु, या फिर इंग्लिश में इसको कहा जाता है एलओआई कहते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट मिश्र धातु है, जैसे कि हम लोग को जिसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि उसका उदाहरण मान लो पीतल। पीतल भी क्या है? एक मिश्र धातु है, किसके किसके, ब्रैकेट में लिख देते हैं किसके किसके मिक्सचर से वो बनता है। तो ये कॉपर और जिंक दोनों को मिलाने से क्या बनता है? पीतल। कॉपर और जिंक को मिलाने से एक नया मिश्र धातु बनता है, उसका अलग अलग रेशियो होता है, बट वो रेशियो हम लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना जानना है कि कॉपर और पीतल को मिलाने से, मतलब कॉपर और जिंक को मिलाने से हमारे पास पीतल बनता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो बर्तन वगैरह में करते हैं, मूर्ति वगैरह, पीतल की मूर्ति आती है, या फिर कुछ सजावटी वस्तु वगैरह आता है, इस सब में इसका उपयोग किया जाता है, पीतल का मिश्र धातु का। नेक्स्ट है हमारे पास कांसा। कांसा का भी बर्तन आता है ना? तो कांसा भी क्या है? एक मिश्र धातु है। ये किससे बनता है? तो कॉपर के साथ टीन, एसएन किसका सिंबल है? टीन का। तो कॉपर के साथ जब टीन को मिक्स किया जाता है तो क्या बनेगा? कांसा। कांसा का भी क्या होता है? सेम बर्तन आता है, मूर्ति आता है, सजावटी वस्तु, इस सब में उसका निर्माण होता है। ठीक है। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास स्टेनलेस स्टील, जिसका हम लोग बहुत कॉमन, मतलब जो घर में बर्तन वगैरह होता है किसी का होता है? स्टेनलेस स्टील का भी होता है। तो स्टेनलेस स्टील भी किससे बनता है? ये लोहा। लोहा में दो धातु को मिक्स किया जाता है। लोहा में एक धातु है क्रोमियम, सीआर से क्रोमियम, मैं नीचे में हिंदी में लिख देता हूँ वहाँ पे, क्रोमियम। और एक हो गया निकल। निकल भी एक धातु है। इन तीनों को मिला के किसका निर्माण होता है? आपका क्या बोलते हैं उसको? स्टेनलेस स्टील का, जिसका घरेलू बर्तन में यूज हो गया। यानी कि जंग रोधी ये धातु होती है। तो जहाँ भी हमको जंग से बचाना है लोहा को, तो क्या करेंगे? उसको स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जंग रोधी धातु हो गया, तो बर्तन हो गया। या फिर उस वही में कार्बन स्टील, उसमें कार्बन मिला दिया जाता है तो और ज़्यादा हल्का हो जाता है और मजबूत हो जाता है। तो उस तरीके से कार्बन स्टील बनता है। ठीक है। तो ये कुछ मिश्र धातु है, उसको देख लिए हम लोग। हाँ, ठीक है। और भी एक आध धातु है, उसको भी देख ही लेते हैं, उसको क्यों छोड़ें। मिश्र धातु में ही देख लें तो एक होता है अमलगम। अमलगम। तो अमलगम का सिंपल मतलब हुआ कि एक धातु है पारा, Hg है ना, इसके साथ कोई भी धातु मिला दो तो उसका अमलगम बन जाएगा। जैसे अगर इसमें लेड मिला है तो लेड अमलगम बन गया। फिर कॉपर मिलाएंगे तो कॉपर अमलगम, यानी पारा के साथ कोई भी धातु मिलाएंगे तो उसका अमलगम का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। तो बस हो गया, और केस का भी अलग अलग तरीके से उपयोग होता है।
एक सोल्डिंग वगैरह में यूज करते हैं मिश्र धातु, वो होता है सोल्डर। सोल्डर मिश्र धातु में क्या करते हैं हम लोग, लेड और टीन का यूज करते हैं, यानी कि पीवी, ये हो गया लेड, और साथ में एसएन यानी कि टीन। तो इससे सोल्डर धातु प्राप्त होता है। इसका उपयोग क्या है, तो सोल्डिंग करने में, यानी तारों को जोड़ने वगैरह में होता है। ठीक है। जो गोल्ड वगैरह है, गोल्ड उसका अगर जब ज्वेलरी बनाते हैं हम लोग सोना का, तो जो 24 कैरेट गोल्ड होता है, मतलब जो शुद्ध सोना होता है वो बहुत मुलायम होता है। तो बहुत मुलायम हो गया तो उसको अलग अलग डिजाइन में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। तो इसको अलग से हम लोग देखेंगे कभी बाद में। मतलब इसमें अलग अलग तरह का आता है, 22 कैरेट, 24 कैरेट। तो 24 कैरेट क्या हो गया, सबसे शुद्ध सोना हो गया। 22 कैरेट का मतलब क्या हो गया, कि यहाँ पे 22 भाग शुद्ध सोना का है, 22 भाग शुद्ध सोना है, प्लस जो उसमें 2 भाग है कोई अन्य धातु उसमें मिलाया गया है ताकि उसको मजबूती दिया जा सके, कोई अन्य धातु। उसी तरीके से 18 कैरेट होता है, 14 कैरेट होता है। तो 18 कैरेट में भी क्या होगा, 18 भाग शुद्ध सोना हो गया, साथ में उसमें बाकी जो 6 भाग है वो कोई अन्य धातु मिलाया गया। 14 कैरेट कभी इसको बाद में देखेंगे कभी इसको, अगर इस तरह का कहीं मौका मिला तो। ठीक है। तो ये सोना के बारे में पढ़ लिए हम लोग। तो इस तरीके से कमोबेश हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। एक जो टॉपिक इसमें हम लोगों ने छोड़ा था, ये धातु का परिष्करण वाला, तो वहां पे हम लोग क्या देखे थे, इधर आओ, कि शुद्ध धातु जब प्राप्त किए थे, मतलब अशुद्ध धातु या कच्ची धातु को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु। तब इसको रिफाइन करने का, इसको परिष्कृत करने का प्रोसेस क्या कहलाता है हमारे पास, परिष्करण, यानी कि मेटल रिफाइनिंग, मेटल रिफाइनिंग। तो इसमें जो मेटल को रिफाइन करने का तरीका होता है, उसको 2 चीज उसमें हम लोग को ध्यान देना होता है। यहाँ पे इसके लिए हम लोग यूज करते हैं विद्युत परिष्करण, या फिर इसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो यहाँ पे विद्युत परिष्करण के द्वारा इसको रिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया गया, कि जो मतलब जिस भी मेटल को रिफाइन करना है ना, उसका एक पतला सा शीट लिया जाता है, ठीक है, और उसको कैथोड बनाया जाता है। उसका एक पतला सा शीट, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, अ, बस देख लेना इसको, कि पतला सा शीट लेंगे, उसको कैथोड पे डालेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास इम्प्योर मेटल अशुद्ध धातु प्राप्त हुआ था, उसको एनोड पे डालेंगे। और एनोड पे डालने के बाद जो उसी धातु का हम लोग एक लवण का विलयन लेंगे, उसी धातु के लवण का एक विलयन लेते हैं। शुद्ध धातु को कैथोड पे डाले, शुद्ध धातु का एकदम बहुत पतला सा शीट लेते हैं, बहुत पतला सा चादर लेते हैं, और अशुद्ध धातु जो जो हमको प्राप्त हुआ सारा का सारा डाल देंगे एनोड पे। और जो धातु है, मान लो कॉपर है, तो कॉपर का ही क्या किया, उसका एक सल्फेट, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिए। अब इसके बीच से हम लोग विद्युत धारा पास करवाएंगे। तो जैसे ही पास करवाएंगे, तो यहाँ जो अशुद्ध धातु है वो धीरे धीरे क्या होगा, वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। पिघल पिघल के वो कैथोड पे जाके जमा होने लगेगा, और बाकी जो उसका इम्प्योरिटीज है वो नीचे धीरे धीरे बैठा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो प्रोसेस लिखा हुआ है, कि अशुद्ध धातु की एनोड से जुड़ी छड़ को विद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में डुबाया जाता है। शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड से जोड़ा जाता है, और जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो धातु के आयन, यानी कि इसमें कॉपर का करवा रहे हैं हम लोग, तो कॉपर का जब परिष्करण करवा रहे हैं, तो कॉपर के आयन क्या करेंगे,
विलयन से कैथोड की ओर बढ़ते हैं और वहां पर शुद्ध धातु के रूप में क्या हो जाते हैं, वो जमा हो जाते हैं। और एनोड से जो है अशुद्धियां घुल घुल कर विलयन में चली जाती है और जो नीचे जाके यहाँ पे क्या हो गया, बैठ गया। और नीचे जो अशुद्धि बैठता है उसी को कहा जाता है, उसी का एक नाम है एनोड पंख। एनोड पंख। तो जब धातु को शुद्ध किया जाता है उसके टाइम जो अ, अशुद्ध धातु की जो अशुद्धियां उसके विलयन के नीचे बैठती है, तलहटी में बैठती है, उसी को क्या नाम दिया जाता है, एनोड पंख। इस प्रकार से हमको सारा जो प्योर मेटल है, सारा का सारा शुद्ध धातु हमको कैथोड में प्राप्त हो जाता है और अशुद्धियां जो है एनोड पंख के रूप में बैठ जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को चाहो तो लिख सकते हैं या फिर हम लोग तो वहाँ पर दे के रखे हैं, बट फिर भी उसको मैं लिख देता हूँ ताकि वहाँ पे हो सकता है तुम लोगों को क्लियर ना दिखे, छोटा स्क्रीन रहेगा तो नहीं दिखेगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। कलर चेंज करो। अ, विद्युत परिष्करण में विद्युत धारा की सहायता से, विद्युत धारा की सहायता से क्या करते हैं हम लोग, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो विद्युत परिष्करण में सबसे पहले क्या करते हैं, विद्युत धारा की सहायता से अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। उसके बाद इसमें पहला जो प्रोसेस क्या करते हैं हम लोग कि अशुद्ध धातु को एनोड बनाए। तो अशुद्ध धातु को या का एनोड तथा तथा शुद्ध धातु की पतली चादर या पतला सीट होता है, उसको पतली चादर या पतली परत का क्या बोलते हैं, का कैथोड बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। कैथोड बनाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो गया कि धातु के लवण को विद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं। धातु के लवण के जलीय विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं। धातु का जो लवण था उसको विद्युत, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में हम लोग किसका लिए हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में लिए, उसको विद्युत अपघट्य के रूप में लिए हैं। और एक कैथोड बन गया, एक एनोड बन गया। अब उसके बीच में क्या करेंगे, जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कैथोड से, कैथोड से
अशुद्ध धातु पिघलकर, कैथोड से अशुद्ध धातु पिघलकर, हाँ कैथोड लिख दिया मैंने, एनोड से, इसको करो एनोड से। तो एनोड से अशुद्ध धातु पिघलकर कैथोड पर उपस्थित शुद्ध धातु के परत पर जमा होने लगती है, जमा होने लगती है। ठीक है। इस प्रकार से कैथोड पर हमें शुद्ध धातु प्राप्त होता है। इस प्रकार से कैथोड पे हमको शुद्ध धातु प्राप्त होता है। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि जितनी मात्रा में जितनी मात्रा में जितनी मात्रा में एनोड से अशुद्ध धातु पिघलती है ना, यानी कि जितना एनोड से पिघला उतना ही धातु हमको कैथोड पे प्राप्त होगा। तो उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु हमें कैथोड पर प्राप्त होती है, कैथोड पर प्राप्त होती है। ठीक है। और इसी में एक था कि एनोड पंख किसको कहते हैं, एनोड पंख। तो इसको लिख लो, अशुद्ध धातु की अविलय, यानी कि जो घुल नहीं सकती वैसी अशुद्धियां विलयन के तल पर, यानी कि जो उसका सरफेस है उस पर, विलयन के तल पर जमा हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। ठीक है। तो एनोड पंख उसी को कहते हैं जो यहाँ पे ये जमा हो गया था, इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, एनोड पंख। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो थर्ड चैप्टर है हमको इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है जो इसका या तो एमसीक्यू वाला हम देखेंगे इसका एमसीक्यू, लेकिन उससे पहले हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट का एमसीक्यू देखेंगे। उसके बाद फिर इसके एमसीक्यू पे आएंगे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू पे। और नेक्स्ट जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये भी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है,
इसको हम लोग ख़त्म करेंगे इसके बाद। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थोड़ा सा लंबा क्लास हो गया, ज़रूरी भी था, नहीं तो फिर एक और क्लास लग जाता, तो मैंने सोचा कि आज जहाँ तक जाए इसको ख़त्म ही कर देना है। हो गया, ठीक है। तुम लोग को भी अगर एक बार में नहीं होगा तो 2 बार 3 बार करके देख लेना इसको, लेकिन ख़त्म ज़रूर करना है इसको पूरा पढ़ के। उसके बाद हम लोग कार्बन और उसके यौगिक पे चलेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।